न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, मैं श्रद्धा तिवारी और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। तो आइए देखते हैं आज की खास खबर, एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। नागपुर हिंसा, सीएम फडणवीस गडकरी ने की शांति। नागपुर में हिंसा करने वाले की विरोध कड़ी कार्रवाई। इजराइल ने नए हमलों में मचाई पड़ी तबाही। तो आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। नागपुर हिंसा, सीएम फडणवीस गडकरी ने की शांति की अपील। नागपुर में तनाव के बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सोमवार रात शांति की अपील की और लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने को कहा। उनकी यह अपील ऐसे समय में आई है जब शाम को मध्य नागपुर के कई इलाकों में कुछ अफवाहों के फैलने के बाद दो गुटों में तनाव की स्थिति पैदा हो गई, जिसके बाद पत्थरबाजी भी हुई और गाड़ियों में तोड़फोड़ भी की गई। सीएम फडणवीस के अलावा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि नागपुर में कुछ अफवाह फैलाने से धार्मिक वैमनस्य की स्थिति बनी। नागपुर के महल इलाके में जिस प्रकार से तनाव की स्थिति निर्माण हुई, ये बहुत ही निंदनीय है। जिस प्रकार से कुछ लोगों ने पत्थरबाजी की है, पुलिस पर भी पत्थर फेंके हैं, ये बिल्कुल गलत है। मैं स्वयं इन सारी घटनाओं पर नजर रखकर हूं। मैंने पुलिस कमिश्नर को ये कहा है कि कानून व्यवस्था बनाने के लिए जो भी कड़े से कड़े कदम उठाने की आवश्यकता हो वो उठाए जाए और शांति को बनाया जाए। अगर कोई दंगा करता है, कोई पुलिस पर पत्थर फेंकता है, कोई समाज में तनाव निर्माण करता है, तो ऐसे सभी लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और मैं सभी को अपील करता हूं कि नागपुर एक बहुत ही शांति प्रिय इस प्रकार की नगरी है, यहाँ की शांति भंग न हो, इस प्रकार से सभी लोगों ने व्यवहार और बर्ताव करना चाहिए। और कोई भी अगर इस प्रकार से तनाव निर्माण करने का प्रयास करेगा तो उसके ऊपर बहुत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नागपूरमध्ये काही अफवा पसरवल्यामुळे धार्मिक तणाव निर्माण होण्याची स्थिती निर्माण झाली आहे। या सर्व परिस्थितीमुळे नागपूरने नेहमी शांततेचा इतिहास हे नागपूरची विशेषता राहिलेली आहे। माझी सर्व बांधवांना विनंती आहे की त्यांनी कुठल्याही प्रकारच्या अफवांवर विश्वास ठेवू नये, शांतता प्रस्थापित करावी आणि कोणीही रस्त्यावर येऊ नये। सगळ्यांनी कायदा आणि व्यवस्थेला सहकार्य करावं आणि सलोख्याचं आणि सौहार्दाचं वातावरण ठेवण्याची नागपूरची जी परंपरा आहे त्या परंपरेनुरूप आपला व्यवहार करावा। ज्या ज्या लोकांनी चुका केल्या असतील किंवा ज्यांनी गैरकायदेशीर कृत्य केले असतील त्यांच्यावर सरकार कारवाई करेल असा विश्वास मी आपल्या सगळ्यांना देतो। माननीय मुख्यमंत्र्यांनाही या संबंधातली सर्व माहिती मिळालेली आहे, त्यामुळे आपण कुठल्याही अफवांवर विश्वास न ठेवता आपण सगळ्यांनी सहकार्य करावं आणि प्रेमाचं, सौहार्दाचं उत्तम वातावरण ठेवण्याकरता मदत करावी, पोलिसांना मदत करावी, असं माझी आपल्या सगळ्यांना नम्र विनंती आहे। नमस्कार। अगली खबर, नागपुर में हिंसा करने वाले के विरोध कड़ी कार्रवाई। नागपुर शहर के मध्य नागपुर के अलग अलग क्षेत्र जैसे चिटनिस पार्क, गैलीपुरा, हंसपुरी, शिवाजी स्मारक, यशोधरा नगर जैसे अन्य कई क्षेत्रों में मुस्लिम दंगाइयों द्वारा हिंदू के घर पर आगजनी, गाड़ियों में तोड़फोड़, घरों का सामान जलाना जैसी अन्य घटनाओं के बाद उत्पन्न हुई परिस्थितियों से समस्त हिंदू समाज में आक्रोश व्यास है। औरंगजेब जैसा क्रूर अकार्ता की कब्र छत्रपति शिवाजी महाराज एवं वीर छत्रपति संभाजी महाराज जी की भूमि से उखाड़ फेंकने के लिए शांतिपूर्वक तरीके से प्रदर्शन के पश्चात सुनियोजित ढंग से शिवाजी महाराज स्मारक महल के सामने की मस्जिद से दिए गए आह्वान से दंगे भड़काना और समाज में दहशत निर्माण करना चिंता का विषय है। इन जिहादी दंगाइयों के द्वारा की गई हिंसा से पुलिस उपायुक्त स्तर के 3 अधिकारियों के घायल होने से यह तय है कि इन जिहादियों के मन में कानून का डर निकल चुका है, जिससे इन जिहादी दंगाई और मस्जिद से आह्वान करने वाले मौलवियों के ऊपर NSA के तहत कड़ी से कड़ी कार्रवाई की। वहिनी आहेत, या मिसेस आहेत, मॅडम आहेत। माझं हे कर आपल्या अरे माझा लाईव्ह आहे मगाशी आपल्या काल तुमच्या हाताला जे जखम झालेले कशा पद्धतीने मार लागलेले काय सांगता?
आपल्या आणि दोघात काल नेते- नागपूर शहरात जे कायदा आणि सुव्यवस्थेची परिस्थिती निर्माण झाली होती त्यामध्ये बऱ्याच प्रमाणात असामाजिक तत्त्व देखील तिथे होते. त्यांनी दगडफेक भरपूर प्रमाणात केली, वाहनांची तोडफोड झाली, काही घरांची देखील तोडफोड करण्यात आलेली आहे. आणि ह्या सर्व याच्यात नागपूर पोलीस अगदी CP सरांच्या लिडरशिपमध्ये अगदी ग्राउंडवर पुढे राहून पूर्ण परिस्थिती नियंत्रणात आणली. परंतु काही अशा घटना घडल्या त्यामध्ये काही अधिकारी आणि अंमलदार याच्यामध्ये जखमी झालेले आहेत. माझ्या केसमध्ये तिथे आमची एक टीम पुढे काही लोकांना ताब्यात घेण्यासाठी होती, ती तिथे अडकली होती. कारण तिथं छोट्या छोट्या अरुंद लेन्स असल्यामुळे अचानक 100 लोकांचा मॉब तिथे आला आणि ते वेल इक्विप्ड होते. त्यांच्याकडे शस्त्र होते, त्यांच्याकडे पेट्रोलच्या बॉटल्स होत्या, मशाल होते त्यांच्याकडे. तर अशा वेळेस माझी टीम तिथे आत होती. तर काय करायचं, त्यामुळे मी यांना रोखण्याचा प्रयत्न केला. त्यांच्यापैकी माझ्याकडे लाठी आणि हेल्मेट होतं, त्यांना मागे ढकलण्याचा प्रयत्न केला. त्यातले काही लोक मागे देखील गेले, कारण मी मोठ्या प्रमाणात आवाज देखील देत होतो सर्वांना. परंतु एकाकडे कुऱ्हाड असल्यामुळे त्यांनी पुढे येऊन तो कुऱ्हाडीचा वार केला आणि तो वाचवण्यासाठी मी हात पुढे केला असता हाताला एक गंभीर दुखापत देखील झालेली आहे. परंतु थँकफुली आमची संपूर्ण टीम तिथून विदाऊट एनी इंजरी बाहेर निघाली आणि त्याच्यानंतर देखील आपल्या संपूर्ण नागपूर पोलिसांच्या टीमने अगदी पुढे जाऊन पूर्ण परिस्थिती नियंत्रणात देखील आणली. सर, तुमच्या सोबतच तुमचे काही सहकारी अधिकारी असतील, तुमचे कर्मचारी असतील, ते देखील इंजुर झालेले आहे. मोठा जमाव जे आहे तो त्या ठिकाणी एकूण जमला होता. कशा पद्धतीने याला तुम्ही त्यावेळेस सामोरे गेले? त्यावेळेस स्टोन पेल्टिंग म्हणजे दगडफेक खूप मोठ्या प्रमाणात होत असल्यामुळे आणि सर्व बाजूनी होत होती. तिथे ज्या बिल्डिंग्स आहेत त्याच्यावरून देखील दगडफेक होत होती. त्याच्यामुळे आमचे काही अधिकारी आणि अंमलदार याच्यामध्ये जखमी झालेले आहेत. परंतु ॲट द सेम टाईम आम्ही आमच्याकडे अवेलेबल असलेल्या सर्व रिसोर्सेसच्या CP सरांच्या मार्गदर्शनात खूप चांगल्या पद्धतीने वापर केला. आम्ही PS सिस्टमचा वापर केला सगळ्यांना आवाहन करण्यासाठी. तसेच आमच्याकडे जे राईट गिअर्स होते त्याच्यामध्ये आम्ही अश्रुधुराचा एक चांगल्या पद्धतीने वापर केला आणि अगदी थोड्या थोड्या टप्प्याने पुढे जात पूर्ण एरिया आम्ही डॉमिनेट केला आणि त्याच्यानंतर तिथे कंट्रोल देखील मिळवलं. सर, जी माहिती मिळते ज्यावेळेस तुमच्यावरती हल्ला झाला तुमच्याकडे एक फक्त लाठी होती आणि जमावडा जे आहे ते 100च्या घरामध्ये होता. त्यावेळेस कसं त्यांना जे आहे ते फेस केलं? आणि त्यावेळेस ॲक्च्युली मला ते माझी टीम जी अडकली होती त्याच्याबद्दल मी जास्त विचार करत होतो. कारण माझ्याकडे जरी लाठी होती परंतु युनिफॉर्म घातलेला होता आणि पुढे जाण्याची हिंमत होती. तर पुढे जाऊन जरा त्यांना मागे ढकलण्याचा प्रयत्न केला. अदरवाईज जर तसं झालं नसतं तर पुढची एखादा अनुचित प्रकार घडण्याची शक्यता नाकारता येत नव्हती. तर ते मागे गेले आणि त्याच्यात मला जखम झाली नक्कीच, परंतु आमची टीम देखील तिथून सुखरूप निघाली. सर, कालची घटना अमानवीयच होती. मात्र ज्या पद्धतीने ती घटना घडली आणि अशांतता पसरण्याचं काम झालं, पोलिसांनी योग्य जे आहे ते रात्रभर जे आहे ते शोधून जे आहे ते संशयित आरोपींनी या ठिकाणी काढले. आता पुढे कशा पद्धतीने जी आहे ती कारवाई या आरोपींवरती केली जाणार आहे? आपण याच्यामध्ये गुन्हे दाखल केलेले आहेत. त्याच्यामध्ये स्ट्रिंजंट सेक्शन म्हणजे अगदी कडक कलमाअंतर्गत गुन्हे दाखल केलेले आहेत. याच्यामध्ये बरेच आरोपी 50च्या वर आरोपी आपल्या ताब्यात आहेत. बरेच आरोपी आयडेंटिफाय देखील झालेले आहेत. आपल्या टीम्स त्यांच्या मागावर आहेत. लवकरच त्यांना आपण ताब्यात घेऊ आणि यांना चांगल्या प्रकारे एक कायद्याचा धडा कसा शिकवता येईल तो आम्ही नक्कीच प्रयत्न करू. सर, शेवटचा प्रश्न. राज्याचे मुख्यमंत्री तथा गृहमंत्र्यांनी खुद्द तुमच्या कामाचं कौतुक केलं. तुम्ही लवकर बरे व्हा असं जे आहे ते त्यांनी फोनद्वारे तुम्हाला वार्ताहर केले. काय सांगा? ही आनंदाची गोष्ट आहे की CM सरांनी स्वतः कॉल करून विचारपूस केली आणि सरांनी पूर्ण नागपूर पोलिसांचं कौतुक देखील केलं आहे. या सरांच्या या कौतुकाच्या शब्दांमुळे नक्कीच आम्हाला भविष्यात एक चांगला आत्मविश्वास मिळेल चांगलं काम करण्यासाठी. सर, ज्या पद्धतीने तुम्ही लवकर बरे व्हा अशा जे आहे शुभेच्छा दिल्या ते नक्कीच तुम्ही लवकर जे आहे ते हत्तीचं बळ घेऊन पुन्हा लोकांच्या सेवेसाठी कधीपर्यंत? डॉक्टरने सांगितलं 15 दिवस रेस्ट घ्यायला पाहिजे आणि लवकरच आम्ही वापस ऑन ड्यूटी आपल्याला दिसणार. थँक्यू. पूर्ण तरीके से साजिश है और उसमें भी कल सुदर्शन के बूम के सामने जब जिहादियों ने कहा कि ईंट का जवाब हम पत्थर से देंगे, उसी समय अगर पुलिस ने उन पर कार्रवाई की होती तो कल का इतनी भयानक जो घटना है वो नहीं होती, ऐसा लगता है? बिल्कुल, ये जितनी भी घटनाएं आपने बताई हमने संविधानिक पालन करते हुए FIR वहाँ पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई. हम सड़कों पे उतरे क्या? चाहते तो हम भी सड़कों पे उतर के उनके मस्जिदों में घुस सकते थे. हमने संविधान का पालन किया, पर ये लोग संविधान को मानने वाले हैं नहीं. इन्होंने सोच के रखा है कि छत्रपति संभाजी महाराज की जो महाराष्ट्र की भूमि है, अगर औरंगजेब अहमदाबाद में उसकी मृत्यु हुई थी तो उसको संभाजी नगर में क्यों दफनाया 107 किलोमीटर दूर? सिर्फ वो नमक जो है औरंगजेब के शरीर पे, संभाजी महाराज के शरीर पे ही रगड़ा गया.
पूरे महाराष्ट्र की जनता पे वो नमक रगड़ा गया है उसकी कब्र और संभाजी नगर में बना के। तो हमारा कहना है कि या अहमदाबाद में जब उसकी मृत्यु हुई तो आपने यहाँ क्यों दफन कराया? और ऐसी कब्र जो आक्रांता है, जो अपने माँ बाप का नहीं हुआ, अपने भाइयों का नहीं हुआ, हिंदू मंदिरों को उसने तोड़ा, तो ऐसे आदमी की तो कब्र महाराष्ट्र में रहनी नहीं चाहिए, पूरे देश में नहीं रहनी चाहिए। अगर ऐसा औरंगजेब इनका मार्गदर्शक है, आदर्श है, तो ऐसे हिंदू मुसलमानों के खिलाफ बजरंग दल खुली चेतावनी देता है कि आने वाले टाइम में हमारा टकराव होगा। मेरा एक सवाल है शिरके गली में एक व्यापारी रहते हैं, मुस्लिम व्यापारी है, बहुत बड़े व्यापारी है। अमरावती में जो भी कोई खासदार है, अपक्ष वगैरह जो बीजेपी के अलायंस है, उनके हमेशा गाड़ियां खड़ी रहती हैं। कल दोपहर से उनके वो व्यापारी के यहाँ की गाड़ियां बाहर रखी गई और इस लाइन में जो पूरे हिंदू रहते हैं उनकी गाड़ियां, और जिस गाड़ियों पे भगवान के प्रतीकें थी, चिन्ह थी, वो जानबूझ के जलाई गई है ना। तो वो व्यापारी के घर की गाड़ियों को हाथ भी नहीं लगाया गया। दूसरी बात, हंसापुरी के लोग इतने नाराज है, वो तहसील पुलिस को बहुत बार फोन किया उन्होंने कि यहाँ पे तनाव हो रहा है। तहसील पुलिस के पीआई ने कोई ध्यान नहीं दिया और ये पुलिस आयुक्त का भी अपयश है। और वहाँ के माहौल के लोग बजरंग दल के ऊपर भी बहुत नाराज है कि जब उनके घर जलाए जा रहे थे, गाड़ियां जलाई जा रहे थे, तो बजरंग दल के लोग कहाँ थे? आप जवाब देखिए, जैसा अभी देवेश जी ने बताया, हम लोग, मैं खुद वहाँ पे 3 बजे तक, रात के 3 बजे तक था। जहाँ इस तरह की घटना थी, अपने लोग भी काफ़ी हिंदू समाज के लोग वहाँ निकले हुए थे। पुलिस प्रशासन भी अपना काम कर रहा था और लाठीचार्ज भी हो रहा था, आंसू गैस के गोले भी काफ़ी फेंके गए। कहीं कहीं ऐसा जहाँ उनकी संख्या थी, उन्होंने घरों में घुसने की कोशिश की, हमारे कार्यकर्ताओं ने भी जाके उनको खदेड़ने की कोशिश की, पर सब तक हम नहीं पहुँच पाए क्योंकि एक ही जगह माहौल बना हुआ था, वहीं पे सब लोग वहाँ इकट्ठे थे। और फिर पुलिस ने वहाँ से सब लोगों को, जब ये सारी चीज़ें होने लगी, फिर हम बरकस चौक पे आके सब लोग इकट्ठे हुए। अब सबको एकदम बजरंग दल का कार्यकर्ता हर किसी के घर के बाहर खड़ा हो, वो एकदम संभव नहीं है। हिंदुओं को खुद तैयार रहना पड़ेगा और आने वाले टाइम में हमें लग रहा है कि ये अगर टकराव बढ़ता रहा, अगर वो औरंगजेब के समर्थन में उतरते रहे, तो हिंदुओं को अपनी सुरक्षा खुद करनी पड़ेगी। अपने घरों पे ये मोबाइल के बजाय अपने घरों पे हथियार रखना, प्रशासन के भरोसे न रह के अपने भरोसे रहना होगा। हमारे घर में पुलिस गाफिल थी क्या कि अब सब सुलट गया, अभी कुछ नहीं होगा? ये पुलिस का अब ये फेलियर है क्या? हाँ, बिल्कुल। और साथ में सुपीरियर कहेंगे क्योंकि पूरा पुलिस बंदोबस्त था, वो पूरे नाकाबंदी की थी, लेकिन गली गली में कोई भी पुलिस नहीं था। जहाँ पर ये दंगा हुआ वहाँ पर पुलिस नहीं थे, वहाँ तक गए 700 लोग तो डायरेक्ट आए, कई लोग नालियों के अंदर से भी आए, ऐसे भी स्थानीय लोगों ने कहा है। तो आपको नहीं लगता कि पूरे इतना कड़ा बंदोबस्त, क्योंकि हर एक चौक में 7 गाड़ियां पुलिस की थी, मैं खुद वहां पर गई थी, तो उन्होंने कहा है कि मैंने ये कहा मंदिर तोड़ने वाली बात नहीं कहा, मैंने कहा कि मंदिर में घुस के हमारे गेटों को खोल के लात मारा गया। ये वीडियो चल रहे हैं, आप वीडियो में देख सकते हो, वहाँ के स्थानीय लोगों से मिलके आप कर सकते हो। भगवा ध्वज को तोड़ा के जलाया जा रहा है, वो आप देख सकते हो। ये मैं बोल रहा हूँ। सर, कल दंगाई में बाहर के भी लोग थे बोलते हैं, तो नागपुर में जो घुसपैठिए जो घुसे हुई है सरकार के नाक के नीचे, कहीं ना कहीं वो भी शामिल है। तो सरकार ने उनके ऊपर पहले भी कार्रवाई नहीं की, तो अभी भी क्या छूट मिलेगी छोड़ने की? देखो, ये तो हम बारम्बार बोल रहे हैं कि भाई बांग्लादेशी जो आए उनकी जांच होना चाहिए, क्या बोलते हैं उनको, उनकी जांच होना चाहिए। और यहाँ के भी जो लोग हैं जो औरंगजेब को मानने वाले, मैंने तो पहले ही कहा कि कुछ लोग, हम सब पे वो नहीं कहा, मुट्ठी भर लोग हैं ये लोग, लेकिन इनकी मानसिकता को अपने को सब दिख रहा है, समझ रहे हैं। और उस पर भी हम प्रशासन को बोल रहे हैं ना कि भाई इनको ऐसा निकलो बाहर के कौन लोग आए हैं, उनको यहाँ से वापस भिजवाओ। उस तो हमारी मांग निरंतर बारंबार चलती है और उस पर भी हम बात प्रशासन से करेंगे। पर सरकार कार्रवाई नहीं करी सर। 7 एकड़ में 2 एकड़ बचा अभी 27 एकड़ में से, वहाँ तक घुसे हुए हैं, वो भी कहीं ना कहीं शामिल हो सकते हैं इसमें। नागपुर लोकल का जो विषय है राजकुमार जी और अमोल जी है, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जहाँ ये पूरा घटनाक्रम हुआ वहाँ से संघ मुख्यालय 700 से 800 मीटर दूर है। घेड़गेवार जी का निवास स्थान सिर्फ 400 से 500 मीटर दूर है और घेड़गेवार जी के निवास स्थान के पास कुछ भी सुरक्षा नहीं थी। कुछ स्वयंसेवक रात में शायद पहुंच गए थे, लेकिन सुरक्षा के दृष्टिकोण से ये भी बहुत चिंता का विषय है। रात भर हमारा नागपुर महानगर के कार्यकर्ता सोए, पुलिस से भी आप जानकारी ले सकते हैं। हमारे कार्यकर्ता रात के 2-2, 3-3, 4 बजे तक चौक में हिंदू समाज के साथ में उनकी सुरक्षा के लिए खड़ा था। और जिस आपने जो आपने प्रश्न किए तो आप भी जानते हो कि उनका टारगेट ही
वहाँ पर है, पर वहाँ तक पहुँचने नहीं देंगे बजरंग दल के कार्यकर्ता, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। ये जो पूरा वाकया हुआ, पहला जो आंदोलन हुआ उसके खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया है, बाकायदा आपके जो प्रमुख नेता है, प्रमुख कार्यकर्ता है, उनको आरोपी बनाया है, विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया। तो एक तरीके से पुलिस मानती है कि धार्मिक भावना भड़काने का काम विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने किया, उसको लेकर आपका क्या कहना है? सही बोल रहे। अगर कल जब घटना घटी और हमारे कार्यकर्ताओं ने आग भी लगा, उदाहरण आग लगाना भी प्रशासन यानी वो है, हम यानी कुरियात को तो आग लगा, कुरियात थी कि नहीं पहली बात, या पुतला भी जलाते हैं कोई भी चीज़ का बना के तो उसमें कलमें लगती है। अगर आज 24 घंटे के अंदर अगर हमारे कार्यकर्ता अगर अरेस्ट नहीं होते, अगर हम कोर्ट से अपनी जमानत नहीं कराते, तो उसके बाद अगर वो बोलते तो हम आपका बोलते हैं, हम उस पर तैयार थे ना भाई। हमने कोई मोर्चा बिना परमिशन के निकाले हैं, ये देश संविधान से चलने वाला है, संविधान का पालन हम करने वाले ना। ये लोग संविधान का पालन नहीं कर रहे, ये जिहादी लोग हैं, ये औरंगजेब को मानने वाले लोग हैं। कल के बाद अगर आज तक अगर हमारे कार्य जो जिनको ही प्रशासन ने लगाई है उसकी हम जमानत कराते ना, आज हम कई मोर्चे आंदोलन निकालते, परमिशन नहीं लेते, कई केसेस चल रहे हैं, तो हम उस पर हम तैयार थे ना, जो भी कलम लगी होगी उसकी जमानत कराएंगे हम। लेकिन वो विषय ही नहीं था उनका, विषय कैसे भी करके ये सब चीज़ों को करना ही था, अपनी ताकत दिखाया, हिंदू समाज को डराने और दबाने के लिए उन्होंने किया, बाकी कुछ नहीं। अगली खबर, इजराइल ने नए हमलों में मचाई बड़ी तबाही। इजराइल ने गाजा में 57 दिनों शांति के बाद एक बार फिर खूनी खेल खेलना शुरू कर दिया है। सोमवार को फिर से शुरू हुए इजराइल हमलों में इजराइल की आक्रामकता अलग लेवल पर दिखाई दी है। इजराइल सीजफायर तोड़ने के पहले ही दिन 200 से ज्यादा फिलिस्तीनी लोगों की जान ले ली है। इजराइल इस हमले में मरने वाले हमास मंत्री से लेकर ब्रिगेडियर तक शामिल है। शुरुआती खबरों के मुताबिक गाजा में आंतरिक और राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्रालय में संगठन और प्रशासन प्राधिकरण के प्रमुख और हमास के एक वरिष्ठ अधिकारी ब्रिगेडियर बहाजत हसन अबू सुल्तान और उप आंतरिक मंत्री जनरल महमूद अबू वतफा की हमलों में मौत हो गई। इजराइल ने 42 दिन के पहले चरण के बाद दूसरे चरण की सीज फायर शर्तों की मानने से इनकार कर दिया, जिसके बाद फिर सीज फायर के लिए बातचीत शुरू की। अब वक्त हो जाता है इसको ब्रेक का, ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज़ टीवी पर। नमस्कार। आप देख रहे हैं